हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं रोज सुबह 9 बजे मैं आपके लिए जीके जीएस का वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है फ्रेंड। और फ्रेंड, इस चैनल पर मैं ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूं जो आपको पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं फ्रेंड। पर फ्रेंड, आज मैं आपके लिए 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और ये फ्रेंड ये 11 के 11 क्वेश्चन पिछले बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसका आंसर बताना है आपको फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड अगर आप इस 11 क्वेश्चन में से अगर आप 8 का भी आंसर आप सही दे पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है फ्रेंड आपको, कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1949 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1967 में। तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1951 में पहला संशोधन किया गया था फ्रेंड। आपको याद रखना है 1951 में। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है जो 1951 में संशोधन किया गया इसमें क्या जोड़ा गया। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय मूल संविधान में फ्रेंड 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। उसके बाद जब संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में, तो इसमें 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां हो गई। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है अब तक 2022 तक संविधान में कितना संशोधन हो चुका है। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि अब तक संविधान में टोटल 105 अनुच्छेद 105 संशोधन हो चुका है फ्रेंड। लास्ट संशोधन 2021 तक हुआ था। अभी टोटल 105 संशोधन हो चुका है संविधान में। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, डुरांड कप का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल और डी है जुडो। तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये डुरांड कप है फ्रेंड, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में आया है फ्रेंड। ये डुरांड कप है, इसका संबंध खेल से है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फुटबॉल से, इसका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड, और फ्रेंड देखिए ये जो फ्रेंड हॉकी है इसका दो बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन 2 पूछता है, इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आगा खां कप किससे संबंधित है फ्रेंड, पूछता है एग्जाम में आगा खां कप किससे संबंधित है। तो फ्रेंड ये हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड एक पूछता है ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत इस पर विशेष ध्यान देना फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में पूछा है कि आगा खां कप किससे संबंधित है, तो फ्रेंड हॉकी से संबंधित है। और ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये डुरांड कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो ये तो आप सब जानते हैं फ्रेंड, इसका राइट आंसर इसमें तो आपको सबको मालूम होना चाहिए फ्रेंड, एक लड़का भी नहीं होना चाहिए जिसको मिस होना चाहिए, या आप सबको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड ये अजमेर में है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है फ्रेंड। तो कहाँ पे है इनकी ये दरगाह कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजमेर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। सालारंगगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा फ्रेंड, ये कौन से शहर में स्थित है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी है श्रीरंगपट्टनम। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कहाँ पे है ये। तो फ्रेंड आपको याद रखना है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना कहाँ पे स्थित है फ्रेंड, ये हैदराबाद में। क्लियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। बहुत बीबीआई क्वेश्चन फ्रेंड, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए है कालिदास, बी है मुंशी प्रेमचंद,
सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है जयशंकर प्रसाद। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रेंड कालिदास थे, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके लेखक कौन थे, कालिदास। क्लियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद। इनसे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि फ्रेंड की ये रंगभूमि के लेखक कौन थे, पूछता है कि रंगभूमि के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड ये आपको हमेशा याद रखना, ये मुंशी प्रेमचंद थे। और पूस की रात कहानी के लेखक कौन थे, ये दो क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है फ्रेंड कि रंगभूमि के लेखक कौन थे और पूस की रात के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखना, ये मुंशी प्रेमचंद थे रंगभूमि और पूस की रात के लेखक। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी दो टॉपिक है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको याद रखना है, आप तो ये जानते ही हैं, इन्होंने दो मुख्य गान लिखे हैं। एक तो आपका अपना भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और एक बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा है, अमार सोनार बंडला, जो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये भी इन्होंने ही लिखा है। तो आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। ये तीनों टॉपिक फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वही मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, तो क्लियर हो गया फ्रेंड, ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, बांग्लादेश और उसके भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ फ्रेंड, इतनी मेहनत करता हूँ तो फ्रेंड एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड, क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रेंड। ये जो साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार सन 1907 में शुरू किया गया है, आपको ये क्लियर हो गया फ्रेंड। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1907 में। आपको याद रखना है, ये तो एक क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, 1907 में शुरू किया गया। और फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किसे दिया गया। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रथम पुरस्कार ये रुडयार्ड किपलिंग को ये पहला पुरस्कार जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, पहला पुरस्कार उनको दिया गया था। आपको याद रखना है रुडयार्ड किपलिंग, और ये 1907 में ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। आपको ये दो टॉपिक है, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, 1907 में शुरू हुआ था और किसे दिया गया था, तो पहला ये नोबेल पुरस्कार तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप जानते ही हैं फ्रेंड, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए लोग, कौन सी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। तो फ्रेंड फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ए है कलिंग युद्ध, बी है हल्दी घाटी का युद्ध, सी है चौसा का युद्ध, और डी है इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कलिंग युद्ध के बाद। आप जानते ही हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ तो फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जब उन्होंने देखा कि वहाँ की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी और बहुत सारी औरतें हैं जो रो रही थी, तो ये देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया फ्रेंड। उस दिन से उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और अब बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको याद रखना है कलिंग युद्ध। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर बी है हल्दी घाटी युद्ध। तो आप जानते हैं ये हल्दी घाटी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ, आप ये भी जानते हैं। तो फ्रेंड ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये हल्दी घाटी का कब हुआ था। तो 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और आपको ये भी याद रखना किसके और किसके बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, और ये 1576 में हुआ था।
आपको याद रखना है, बहुत BBI क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था और कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर सी है चौसा का युद्ध, आपको इस पर भी ध्यान देना है फ्रेंड। ये कब हुआ था, तो फ्रेंड ये 1539 में ये चौसा का युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच लड़ा गया था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। आपको याद रखना है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें से शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, हल्दीघाटी युद्ध 1576, चौसा का युद्ध 1539। क्लियर फ्रेंड, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद आपको इस समझ में आगे देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम, बी है जस्ता, सी है तांबा, डी है एल्युमिनियम। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम जो खनिज है ये हृदय को नियंत्रण करता है। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। आपको याद रखना है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड, और फ्रेंड ये पूछा, ये ऑप्शन नंबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये अपने भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको याद रखना है, बहुत BBI क्वेश्चन है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है कि पहले भारतीय, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही थे और ये अपने भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, क्वेश्चन जिसका फ्रेंड, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये जानते ही हैं भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनको ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड अब्दुल कलाम आजाद। आप तो जानते ही हैं, ये अपने भारत के मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, अब्दुल कलाम आजाद को। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड ये अब्दुल कलाम आजाद वो नहीं है फ्रेंड, ये दूसरा है। सॉरी फ्रेंड, ये मिसाइल मैन के नाम से सॉरी फ्रेंड APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा फ्रेंड। ये APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, उम्मीद है समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ये फ्रेंड जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत BBI क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको हरदम ये नोटिस कर लेना है फ्रेंड, ये एक पन्ने पर आपको लिख लेना है जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेंड ये किसी ना किसी एग्जाम में पहले बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है, नोट पेज पे आप लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला फ्रेंड, सब इसके अंदर अकॉर्डिंग ही आएगा फ्रेंड। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ आप मेरे सब वीडियो देखिएगा तो इसमें से मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड 80% क्वेश्चन में आप मेरे वीडियो से मिल जाएंगे आपको, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपके लिए है मेरे लिए नहीं है। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो देखिए फ्रेंड इसमें तो आपको एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया, मलेरिया की दवा कौन सी है, तो आपको याद रखना है कुनेन मलेरिया की दवा है। ठीक है फ्रेंड, मलेरिया की दवा कौन सी है, तो ये कुनेन है जो मलेरिया की दवा है। और ये किस पौधे से प्राप्त होती है, ये कम से कम फ्रेंड ये कम से कम 20 बार से ज़्यादा एग्जामों में रिपीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है। कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ये भी बताइएगा। और आपका स्कोर 8 आता है, 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो फ्रेंड आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड।